अब हम बात करते हैं अलाउंसेस की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलाउंसेस। अलाउंसेस आर द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय टू मीट द एक्सपेंस ऑफ पर्सनल और ऑफिशियल इन नेचर। आपको पर्सनल या ऑफिशियल नेचर के लिए जो भी पेमेंट होगा, अगर कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है कुछ भी किसी भी पर्पस के लिए कैश में फिक्स पैसा दे रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अलाउंसेस। They are fixed in amount which is given regularly in addition to the salary for the purpose of meeting requirement, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है चाहे नहीं है। पर्सनल पर्पस के लिए भी हो सकती हैं, ऑफिशियल पर्पस के लिए भी हो सकती हैं। अलाउंसेस को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी नंबर 1 क्या है? अलाउंसेस एग्जेम्प्ट फॉर सर्टेन पर्सन ओनली, एग्जेम्प्ट है अलाउंसेस। कैटेगरी 2 है कुछ अमाउंट तक एग्जेम्प्ट है। कैटेगरी 3 है फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। देखिए अलाउंसेस को पढ़ने का जो मेथड है वो क्या है, आप समझिए। अलाउंसेस हजारों लाखों हो सकती है। मान लिया 20,000 अलाउंसेस है, तो या तो हम 20,000 की 20,000 अलाउंसेस को पढ़ें, या इसमें से 15-20 अलाउंसेस हैं जो या तो एग्जेम्प्ट हैं या पार्शियली टैक्सेबल है, बाकी की 19,980 फुली टैक्सेबल है। तो हम क्या करते हैं, इन 15-20 अलाउंसेस को पढ़ लेते हैं और बाकी कहते हैं जो अलाउंसेस हमने नहीं पढ़ी वो फुली टैक्सेबल है। तो हम ये काम करने वाले हैं, हम केवल 15-20 अलाउंसेस पढ़ेंगे हजारों लाखों में से और कहेंगे भैया जो नहीं पढ़ी वो फुली टैक्सेबल, बात खत्म। कितना आसान हो गया। तो केवल 15-20 अलाउंसेस पढ़ेंगे, बाकी अलाउंसेस फुली टैक्सेबल, जो हमने नहीं पढ़ी फुली टैक्सेबल। तो कैटेगरी नंबर 1, अलाउंसेस एग्जेम्प्ट फॉर सर्टेन पर्सन्स ओनली। कुछ लोग हैं जिनके लिए एग्जेम्प्ट है सारी की सारी अलाउंसेस। जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज है कोई, अगर आप हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज और आपको मिलती है कोई अलाउंसेस फुल्ली एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। यूएनओ के एम्प्लॉई हैं, एग्जेम्प्ट नहीं लगेगी, आपके लिए टैक्सेबल नहीं होंगी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के आप एम्प्लॉई हैं, आपको कोई अलाउंस टैक्सेबल नहीं होगी। सैलरी अलाउंसेस मिलती है टीचर या प्रोफेसर को जो रिसर्च में लगे हुए हैं, स्कॉलर्स हैं, सार्क कंट्री मेंबर्स हैं, जो हमारी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका है, उनके टीचर प्रोफेसर्स हैं, रिसर्च में हैं, उनको सैलरी अलाउंसेस मिलती है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। एमपी एमएलए की डेली या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा एमपी की कोई भी अलाउंसेस है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। एमएलए की और कोई अलाउंस है 2000 पर मंथ तक, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। और अलाउंसेस या परक्यूसिट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो वर्किंग आउटसाइड इंडिया है, इंडियन सिटीजन है, उनकी भी सारी अलाउंसेस फ्री है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। बस इतना सा याद रखिए, कैटेगरी 1 ये इन लोगों के लिए सारी की सारी अलाउंसेस फ्री फ्री फ्री, कोई भी इनको इन अलाउंसेस पर कोई टैक्स नहीं देना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर जे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और उनको बेसिक सैलरी मिलती है 40,000 पर मंथ, अलाउंसेस मिलते हैं 10,000 पर मंथ, परक्विजिट मिलती है 8,000 पर मंथ। प्रीवियस ईयर में 1 सितंबर को उनका ट्रांसफर हो गया ऑस्ट्रेलिया, हमें बताना है उनकी कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी। तो बेसिक सैलरी उनकी कितनी हो गई? बेसिक सैलरी 40,000 इंटू 12, 4,80,000 बेसिक सैलरी तो फुली टैक्सेबल होगी। अलाउंसेस मिलती है इनको 10,000 पर मंथ। तो ये इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हमने पढ़ा था इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई वर्किंग आउटसाइड इंडिया,
तो बाहर की इनकी सारी अलाउंसेस वगैरह फ्री हो जाएंगी। तो जब इंडिया में है तो उनकी 1 सितंबर तक, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने की अलाउंसेस टैक्सेबल होगी इंडिया में 50,000। परक्यूजिट इंडिया में टैक्सेबल होंगी 5 महीने की 8,000 इंटू 5। इसके बाद वो इंडिया में इससे बाहर पहुंच गए, वहां की सारी एग्जाम्प्ट हो गई उनकी अलाउंसेस और परक्यूजिट, तो उनके पास टैक्सेबल सैलरी हमसे पूछा है, तो ग्रॉस सैलरी हो गई इनकी 5,70,000। टैक्सेबल सैलरी पूछा है तो डिडक्शन देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और इनकी टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी 5,20,000। कैटेगरी 2 में आते हैं हम, जो अलाउंसेस कुछ एग्जेम्प्ट है और कुछ टैक्सेबल है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसा मैंने कहा कि हमारे पास अगर बहुत सारी अलाउंसेस है, उसमें से कुछ एग्जेम्प्ट है, वही पढ़ लेते हैं, कुछ टैक्सेबल है कुछ एग्जेम्प्ट है। लगभग हर क्वेश्चन में हाउस रेंट अलाउंस आएगा, या तो हाउस रेंट अलाउंस आएगा या रेंट फ्री हाउस आएगा, परक्यूजिट आएगी या अलाउंस आएगी। तो हाउस रेंट अलाउंस ये होता क्या है? एचआरए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, क्योंकि एम्प्लॉय अपना घर किराए के मकान में रहता है और वो उसकी बहुत सारी सैलरी किराए में निकल जाती है, रेंट में निकल जाती है। तो उन रेंट के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसा दे देता है कि लो भैया पैसा ले लो और अपना किराया यहां से वसूल कर लो। तो यहां पर आपको ये नोट करना है अपनी कॉपी में, एचआरए एग्जेम्प्ट होगा मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, और जब शॉर्ट नोट बनाएंगे तो भी केवल यही पॉइंट नोट करेंगे। जल्दी से नोट करिए, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 50% और 40% ऑफ सैलरी। इसे जल्दी से नोट करिए आप अपनी कॉपी में। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी, ये आपको नोट करना है। तो ये है क्या, 3 पॉइंट क्या है और कैसे काम करेंगे, इसे हमें समझना है। ये कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको। मीनिंग ऑफ सैलरी, देखो सैलरी का मीनिंग है ना, हर जगह अलग अलग आने वाला है। हाउस रेंट अलाउंस के लिए सैलरी का मीनिंग अलग है, रेंट फ्री हाउस के लिए सैलरी का मीनिंग अलग है, मोटर कार के लिए अलग, पीएफ के लिए अलग, पेंशन के लिए अलग, ग्रेच्युटी के लिए अलग। अब हर जगह सैलरी का मीनिंग अलग है। तो मान लिया सैलरी का मीनिंग 200 जगह यूज होगा, 200 टाइम्स 200 जगह सैलरी का मीनिंग यूज होने वाला है, मान लिया। अब हमारे पास एक मेथड ये है कि हम इन 200 की 200 जगह सैलरी का मीनिंग याद रखें। यहां पर सैलरी का मीनिंग ये है, यहां पर सैलरी का मीनिंग ये है, यहां पर सैलरी का मीनिंग ये है। एक है समझदारी से पढ़े। समझदारी से कैसे पढ़े कि इन 200 में से 5-7 जगह सैलरी का मीनिंग डिफरेंट है, बाकी 193 195 टाइम्स सैलरी का मीनिंग हर जगह सेम है। तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये याद रखूं कि
कौन कौन सी 195, 193 कौन सी जगह सैलरी का मीनिंग ये है और कौन सी जगह ये है, ये भी नहीं। समझदारी का काम क्या करता हूं मैं, इनकी बात ही नहीं करता। मैं केवल ये कहता हूं जो 5 जगह सैलरी का मीनिंग डिफरेंट है, केवल उन 5 जगहों को याद कर लेता हूं, बाकी सब जगह सैलरी का मीनिंग सेम है। तो शॉर्टकट हो गई ना, समझदारी से हमने पढ़ाई करी। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं 195 टाइम जो सैलरी का मीनिंग डिफरेंट है उनके बारे में, सेम है उनके बारे में बात ही नहीं करूंगा, केवल यहां पर एक बार समझा देता हूं कि जो सैलरी का मीनिंग 99%, 95% हर जगह यूज होगा, उसका मैंने एक नाम रख दिया। क्या? स्टैंडर्ड सैलरी। क्या नाम रख दिया? स्टैंडर्ड सैलरी। ये कहीं लॉ में नहीं लिखा स्टैंडर्ड सैलरी, कहीं बुक में नहीं लिखा स्टैंडर्ड सैलरी। मैं ये अपने आप से आपको बोल रहा हूं कि हम अपनी सहूलियत के लिए, अपने आसान बनाने के लिए ये टेक्निक पर काम करें। मैं आपको कहूंगा स्टैंडर्ड सैलरी, आप समझ जाना स्टैंडर्ड सैलरी का मतलब जो हर जगह यूज होती है। तो स्टैंडर्ड सैलरी में हम लोग 3 चीजें लेने वाले हैं। एक बेसिक सैलरी, एक डीए, डीएनएस अलाउंस। लेकिन डीए हमेशा नहीं लेने वाले, कभी लेंगे कभी नहीं लेंगे। तो अब ये क्या चक्कर हुआ, कभी लेंगे कभी नहीं लेंगे? तो इसे भी हम सिंपल बनाते हैं। जो इस डीए लेंगे उसका नाम रख दिया हमने कि ये स्पेशल डीए है, कि स्पेशल डीए को लेंगे। अगर स्पेशल डीए है तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे। अब ये स्पेशल डीए का क्या मतलब है? देखिए, डीए जो है अगर सैलरी की तरह ट्रीट होता है तो उसे हम स्पेशल डीए बोल देते हैं। सैलरी की तरह ट्रीट होने का मतलब, when DA is taken same as a part of basic salary as per the term of employment. As per the terms of employment, if basic salary is treated as a part of the basic salary, if DA is treated as a part of basic salary, it means it is a special DA. Or when DA is taken for the computation of retirement benefits, it is a special DA. मतलब एक सिंपल शब्दों में डीएनएस अलाउंस को बेसिक सैलरी की तरह माना जाता है। जब हमारी जॉब लगी, तय हुआ कि हमारी बेसिक सैलरी ये है, तो हमें बोला गया डीए भी बेसिक सैलरी की तरह माना जाएगा। या जब हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स की कंप्यूटेशन करेंगे तो बेसिक सैलरी के साथ साथ डीए को भी लिया जाएगा, तो वो डीए स्पेशल है। तो क्या लैंग्वेज लिखी जाती है उसके लिए? स्पेशल डीए क्या होता है? स्पेशल डी होता है इफ टेकन एज पार्ट ऑफ सैलरी एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। कि जब रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए डीए लिया जाएगा वो स्पेशल है और उसे यहां लेना है। तो स्पेशल डीए लेना है, बेसिक सैलरी लेनी है, 2 चीजें। और तीसरी चीज क्या लेनी है हमें? स्टैंडर्ड सैलरी में कमीशन। लेकिन कमीशन भी हमेशा नहीं लेना। असल में क्या था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें बोला गया था कि अगर कमीशन को सैलरी पर परसेंटेज बेसिस पर दिया जाता है तो यह भी सैलरी का पार्ट होना चाहिए। तो इसलिए कमीशन को अगर ये फिक्स्ड परसेंटेज ऑन सेल्स है तो इसे भी लेंगे। तो बच्चों, सैलरी का मीनिंग जो 99% केस में यूज होगा वो होगा, हमने इसका नाम क्या रखा? हमने इसका नाम रखा स्टैंडर्ड सैलरी। 3 चीजें लेंगे बस, बेसिक, स्पेशल डीए और स्पेशल कमीशन। ये कमीशन भी क्या है? स्पेशल है। स्पेशल कब होगा? जब सेल पर फिक्स परसेंटेज होगा तो स्पेशल होगा। तो बेसिक सैलरी, स्पेशल डीए, स्पेशल कमीशन, ये तीनों मिलाकर स्टैंडर्ड सैलरी होगा। 99% में यही यूज होगा। जहां जहां ये यूज नहीं होगा वहां हम पढ़ लेंगे। और एक चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं
कहां पर? एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सेकंड में पढ़ा था हमने। याद करो 3 पॉइंट थे। 3 पॉइंट क्या क्या थे याद करो। एक्चुअल रिसीव्ड था एक, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, ये बेसिक सैलरी था, स्टैंडर्ड सैलरी नहीं था, बेसिक मतलब केवल इसी का। और एक थर्ड पॉइंट क्या था? 5000। तो एक एक्सेप्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन में बेसिक सैलरी लेना। एक हो गया, ऐसे 5-6 जगह एक्सेप्शन है बस, बाकी सब जगह सैलरी का मतलब स्टैंडर्ड सैलरी। तो मैं क्या कहूंगा, जहां कुछ नहीं बोला वहां स्टैंडर्ड सैलरी। तो सैलरी में 3 चीजें लेनी है, स्टैंडर्ड सैलरी में 3 चीजें लेनी है, बेसिक, डीए और कमीशन। डीए भी स्पेशल, कमीशन भी स्पेशल। और एचआरए की 3 पॉइंट है, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी कौन सी है ये? अब आप लिख सकते हैं यहाँ, ये सैलरी है स्टैंडर्ड सैलरी, और 50% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी, 40% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी। तो हमें 3 पॉइंट लेने हैं, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी और 50% ऑफ। अब 50% कहाँ लेना है? मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी कौन सी होती है? 4 मेट्रो सिटी होती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में 50% लेना है। अगर इनके अलावा होगी तो 40, कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में तो 40%। इफ नो सिटी नेम इज गिवन इन क्वेश्चन तो 40%। क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है, कहां की ज्यादा? एक तरफ पूरा इंडिया और एक तरफ केवल 4 सिटी। तो कुछ नहीं कहा तो हम मानेंगे 4 सिटी के अलावा है। अगर मेट्रो सिटी होती तो हमें बताता। और क्या बात है इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखें, सैलरी केवल उसी पीरियड के लिए जिस समय किराए का मकान लिया। सपोज आपको एचआरए मिला, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो। एचआरए मिला, एचआरए क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप किराए के मकान में रहते हो, लेकिन आप किराए के मकान में रहते ही नहीं और आपको एचआरए मिल रहा है। तो एचआरए जो मिल रहा है वो तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होना चाहिए, पूरी इनकम है, क्योंकि किराए के मकान में रहते ही नहीं आप। तो कहने का इन सेंस ये है कि 12 महीने में से सपोज 4 महीने आप अपने फादर के साथ किराए के मकान में नहीं रहे, फादर के मकान में रहे, और 8 महीने लेट आउट मकान में रहे, किराए के मकान में रहे। तो ये कहना चाहता है कि 4 महीने जो पिताजी के साथ रहे वहां किराया तो दिया नहीं, तो वो एचआरए पूरा टैक्सेबल है, उसकी हम कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे। हम कैलकुलेशन केवल इस पीरियड की करेंगे और ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि इस दौरान तो आपने किराया दिया ही नहीं। जब किराया नहीं दिया तो इसका मतलब जो आपको एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है वो आप अपनी जेब में डाल रहे हो, इनकम है, सैलरी है, तो टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है, सैलरी को ड्यू बेसिस पर लीजिए। मतलब आपने इस साल 6 महीने की सैलरी मिली, 6 महीने की सैलरी नहीं मिली, तो ये थोड़ी ना कहोगे कि भैया हम स्टैंडर्ड सैलरी में 6 महीने की सैलरी लेंगे, नहीं, पूरे 12 महीने की लेंगे। आपने एडवांस सैलरी ले ली, उससे कोई लेना देना नहीं, हम ड्यू बेसिस पर लेंगे। एचआरए निकालने के लिए हमारे 3 पॉइंट यूज हुए हैं, क्या क्या? नहीं, 3 पॉइंट क्या है? एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी, थर्ड पॉइंट है 40% और 50% ऑफ सैलरी। तो सैलरी में 3 चीजें यूज हुई, बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन। और सेकंड पॉइंट में रेंट पेड यूज हुआ, थर्ड पॉइंट में 40 या 50 के लिए प्लेस यूज हुआ, फर्स्ट पॉइंट में एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड हुआ। तो आपको कितनी चीजों का यूज करना पड़ा एचआरए निकालने के लिए? 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 चीजों का इस्तेमाल किया आपने एचआरए की डिडक्शन निकालने के लिए।
अगर इन 6 में से किसी भी चीज में कोई भी चेंज आ गया तो आपको उस पीरियड का हिसाब अलग अलग निकालना पड़ेगा। मतलब समझो, हमारा साल शुरू हुआ अप्रैल में, एंड हुआ मार्च में। अप्रैल एंड मई में आप दिल्ली में रहते, मेट्रो सिटी। जून से आप गाजियाबाद आ गए, या चलो और छोटी जगह जाते हैं, हापुड़ में चले गए, तो नॉन मेट्रो सिटी में चले गए आप। तो शुरू के 2 महीने का हिसाब अलग कैलकुलेट करो, बाकी 10 महीने का हिसाब अलग कैलकुलेट करो। बस रूल यही है, पॉइंट यही है, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए हिसाब किताब अलग हो जाएगा। कैसे होगा अभी हम करेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं। एम्प्लॉई अगर किराया नहीं दे रहा तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ये हम बात कर चुके। चलिए एग्जाम्पल करना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। मिस्टर ए सैलरी मिल रही है 20,000 रुपीज पर मंथ, HRA है 500 पर मंथ, किराया है 3500 रुपए पर मंथ। HRA निकालना तो टैक्सेबल HRA निकालना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA। कैसे आएगा टैक्सेबल HRA रिसीव्ड, जितना मिला कितना 3500 इंटू 12, 42,000। इसमें से माइनस कर देते हैं एग्जेम्प्ट, जो हम वर्किंग नोट में निकालेंगे, बाकी हमारा टैक्सेबल आ जाएगा। हमेशा ऐसे करना है आपको, जितना मिला उसमें से माइनस कर देंगे एग्जेम्प्ट, बाकी टैक्सेबल आ जाएगा। तो जो एग्जेम्प्ट है वो वर्किंग नोट में आ जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ HRA एग्जेम्प्टेड, कितना एग्जेम्प्ट हो रहा है। 3 पॉइंट है। नंबर 1, एक्चुअल HRA रिसीव्ड 42,000। 3 पॉइंट थे ना, एक्चुअल HRA रिसीव्ड। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी। तो रेंट पेड कितना है, अच्छा HRA जो है इनका, HRA 500 पर मंथ है ना, HRA 500 पर मंथ है, और जो ये पेमेंट कर रहे हैं हाउस रेंट पेड वो है 3500 पर मंथ। ठीक है, माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी। सैलरी कितनी है 20,000 पर मंथ, 2,40,000। ठीक है, इसे हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, रेंट पेड 3500 इंटू 12 कितना हो गया 42,000, माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी, 10% ऑफ 2,40,000, दैट इज 24,000। तो सेकंड पॉइंट का आंसर आ गया 18,000। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर क्या आया 6,000, सेकंड पॉइंट का आंसर क्या आया 18,000। अब आ गए हम थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट था 40% और 50% ऑफ सैलरी।
स्टैंडर्ड सैलरी, और ये कहाँ रहते हैं हमें नहीं बताया, तो जब हमें नहीं बताया तो हम बोलते हैं 40% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी, क्योंकि नॉन मेट्रो सिटी में रहता होगा। तो 40% ऑफ 2,40,000, $96,000। थर्ड पॉइंट हो गया 96,000। तो हमें तीनों पॉइंट में जो सबसे कम पॉइंट है वो एग्जाम्प्ट करना है। एग्जाम्प्ट क्या होगा? मिनिमम ऑफ दीज थ्री 6,000। तो मिनिमम एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो हमने मिनिमम एग्जाम्प्ट कर दिया 6,000, तो टैक्सेबल हो गया नील। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमसे पूछा टैक्सेबल एचआरए निकालिए। तो एचआरए रिसीव्ड में से मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, 3 पॉइंट में से सबसे कम है वो एग्जाम्प्ट कर देंगे, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। तो एचआरए रिसीव्ड कितना है यहाँ पर? 1,50,000। यहाँ पर बी पॉइंट में 1,20,000, सी पॉइंट में 5 लाख, डी पॉइंट में 1 लाख, और ई पॉइंट में 1,50,000 माइनस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड 150, 120, 5 लाख, 1 लाख, 150। सेकेंड पॉइंट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी। तो रेंट पेड 0, तो रेंट पेड माइनस 10% 0 ही हो जाएगा। बी में नोएडा में रहते हैं ये, रेंट पेड 1 लाख, तो 1 लाख माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी 6 लाख का 10% 60,000, तो 40,000 आ गया। यहां पर रेंट पेड है सी वाले केस में 6 लाख माइनस 8 लाख का 10% 80,000, 5,20,000। पटना वाले हाउस में रेंट पेड है 80,000 माइनस 30,000 50,000, और बेंगलोर वाले हाउस में रेंट पेड है 40,000 माइनस 50,000, दैट इज नेगेटिव, तो 0 ले लेंगे। तो सेकंड पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। %40 और 50% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी। दिल्ली में है तो 50% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी 4 लाख, 2 लाख हो जाएगा। नोएडा में है तो 40% ऑफ 6 लाख, 2,40,000। बॉम्बे में है तो 50% ऑफ 8 लाख, 4 लाख हो जाएगा। पटना में है
तो 40% ऑफ 3 लाख 1,20,000 हो जाएगा। बेंगलोर में है 40% ऑफ 5 लाख 2 लाख हो जाएगा। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में जो मिनिमम पॉइंट आता है, तो मिनिमम दिल्ली वाले हाउस में 0 है, नोएडा वाले हाउस में 1,20,000 40 टू 40 मिनिमम 40 है, बॉम्बे वाले हाउस में 520 4 लाख मिनिमम 4 लाख है, पटना वाले हाउस में 1,50,000 एंड 120 मिनिमम 50 है, बेंगलोर में 150 0 एंड 2 मिनिमम 0 है। तो जो एग्जेम्प्ट होगा वो पता चल गया हमें कि एग्जेम्प्ट कितना होगा, 0 40,000 की कैलकुलेशन थी, 4,50,000 एंड 0, और टैक्सेबल जो हो जाएगा एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, तो 150 माइनस 0 तो 1,50,000 टैक्सेबल हो गया, 120 माइनस 40 80,000, 5 लाख माइनस 4 लाख 1 लाख, 1 लाख माइनस 50,000 50,000 और 150 माइनस 0 1,50,000।